हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ हेडलाइन का अगला वीडियो हाजिर है और आज के इस वीडियो में चर्चा होगी 9 सितंबर और 10 सितंबर के न्यूज़ की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपके लिए कुछ उपयोगी कंटेंट आपको मिलता है, कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास हमें बहुत सारा मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और हमारा पहला हेडलाइन है राहुल गांधी का यूएस यात्रा। पिछले एक साल में हमने देखा कि राहुल गांधी ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा किया, एक साउथ टू नॉर्थ और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की, हजारों किलोमीटर की यात्रा की, लोगों से मिले और कहीं ना कहीं वो एक परिपक्व राजनेता के रूप में, इस यात्रा ने उन्हें एक परिपक्व राजनेता के रूप में उभरने में मदद की। और इसका असर हमें जनरल इलेक्शन में भी मिला। और क्योंकि ऐसे लोग जो कि एक अल्टरनेटिव की तलाश कर रहे थे, जो कि एक मजबूत विपक्ष की चाहत रखते थे, और जिनको नरेंद्र मोदी सरकार की जो विचारधारा है, जो कार्यशैली है, जिससे जो लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके लिए राहुल गांधी एक उम्मीद की नज़र के रूप में नज़र आए। तो अभी वो यूएस गए हुए हैं और यूएस जब भी उनका फॉरेन ट्रिप कोई भी होता है, तो वहाँ पे जाके वो सीधा सीधी भारत सरकार के ऊपर, जो भी मतलब बीजेपी की सरकार है, खासकर नरेंद्र मोदी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर होते हैं। चाहे उनका ब्रिटेन का जो यात्रा था उसमें हुआ, या फिर यूएस का जो लास्ट टाइम जब यूएस गए थे उस दौरान भी और इस बार भी। राहुल गांधी एक अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और नरेंद्र मोदी एक अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना वो जब भी वो वहाँ पे जाते हैं तो मुखर होकर ये बोलते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कि आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है, वो किस तरीके से धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है। एक देश में एक विभाजनकारी एक शक्तियाँ उभर के आ रही हैं, जैसे गौ रक्षा के नाम पे किस तरीके से हम देखते हैं लिंचिंग की घटनाएं घटती हैं। महिलाओं के लिए कई बार बोला जाता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे वहाँ जाके उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो जो इंटरेक्ट करते हैं, वो किसी मतलब ज़्यादातर उनका जो इंटरेक्शन होता है वो इंडियन स्टूडेंट के साथ होता है, या फिर जो इंडियन मूल के जो भी नागरिक वहाँ पे हैं उन लोगों के साथ होता है, और उनके बीच जाके होता है। और कोई भी पहले जब नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो भी जब विदेश जाते थे तो वो जो केंद्र की सरकार थी उसकी पॉलिसी के ऊपर हमला करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये इसकी वजह से वो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के सबसे चहेते नेता हैं और उनकी कोई मतलब छोटी सी छोटी बात को भी बीजेपी बहुत बड़े लेवल पे उछालती है, और जिसकी वजह से बीजेपी के 3-4 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो गए कि किस तरीके से वो विदेश की धरती पे जाकर भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ था। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो मंकी पॉक्स को लेकर है, जिसे एमपॉक्स अब कहा जाता है, और भारत में इसका पहला एक केस मिला है। और जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है इस वायरस से, वो अफ्रीकन कंट्री से यहाँ आया था। तो उसमें लेकिन ऐसा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि इसमें कोई ऐसा जो इस तरह का वायरस मिला है वो उतना थ्रेटन मतलब हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति उससे बनने की स्थिति नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल सा कमज़ोर सा वायरस से वो इन्फेक्टेड है। तो ये एक न्यूज़ है, क्योंकि मंकी पॉक्स अपने आप में कोरोना की तरह ही एक बहुत ही वायरल डिजीज़ है, जो बहुत जल्दी फैलता है और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी। कई दशकों से ये बीमारी जो है वो WHO के रडार पे रहा है, और इसके लिए काफ़ी काम चल रहा है। अभी तक अवेयरनेस का एक कैंपेन भी चलता रहता है इसके खिलाफ। हमारा अगला जो हेडलाइन है वो इंडिया और यूएई के ट्रेड पैक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो इंडिया आए हुए हैं, और उनका नाम है क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। उनका नाम काफ़ी लंबा है, इसलिए ये याद रखना थोड़ा मुश्किल था। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान तो इंडिया आए हुए हैं, और इनके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई, और बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है मेनली 2 मुद्दों पे हुआ है। पहला जो LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई को लेकर कि यूएई इसकी सप्लाई इंडिया को करेगा पर्याप्त मात्रा में, और दूसरा जो है इंडिया न्यूक्लियर प्लांट सिविल न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश करने में यूएई की मदद करेगा। तो ये 2 मेन पैक्ट जो है उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। अगला जो हेडलाइन है वो एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर है
पिछले दिनों हमने देखा कि एक कोलकाता के एक हॉस्पिटल आरजी कार में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ एक बहुत ही विभत्स घटना घटती है और उस घटना के विरोध में पूरे देश में डॉक्टर्स ने एक आंदोलन चला रखा है और उन्होंने हड़ताल किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक उनको आदेश दिया है कि जो भी डॉक्टर इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो वापस हॉस्पिटल जाएं और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें, और जो भी डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब इसके पीछे मकसद ये है कि क्योंकि जो भी घटना घटी उसके बाद पुलिस सीबीआई को केस सौंप दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई चल रही है, राज्य सरकार भी अपने स्तर पे भी कुछ करने का प्रयास कर रही है, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आप डॉक्टर एक ऐसी मतलब मेडिकल एक ऐसी सेवा है जो एक इमरजेंसी सेवा है, और अगर आप हड़ताल पे होते हैं तो कितने मरीजों की जान जा सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि इस आंदोलन को ख़त्म करके डॉक्टर्स हॉस्पिटल वापस जाएं। हमारा अगला हेडलाइन है एक डिवाइस को लेकर, और वो डिवाइस सभी काफ़ी पसंद किया जाता है आम जनता के द्वारा। मैं भी उसी डिवाइस का इस्तेमाल करती हूँ, एप्पल से जुड़ा हुआ। तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल 16 फ़ोन लॉन्च किया है, क्योंकि हर वर्ष 9 सितंबर को एप्पल अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जो उनका अपग्रेडेड वर्जन है वो लॉन्च करती है। तो कल एप्पल का जो आईफोन 16 लॉन्च हुआ और साथ ही एक एयरपॉड और एप्पल वॉच भी लॉन्च हुआ। तो आईफोन 16 की खासियत ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरीके से ये लैस है, मतलब इस तरीके की टेक्निक इसमें डाली गई है, जो भी ऐप डाला गया वो सारा कुछ। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब कि आप डिस्क्रिप्शन डालिए तो इमेज बन जाएगा, इमेज से के ज़रिए आप उस इमेज से जुड़ी हुई जानकारी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें डाली गई हैं। दूसरा एप्पल वॉच की खासियत यह है कि इसको थोड़ा सा पतला किया गया है, थोड़ा बड़ा भी किया गया है, और इसको और भी यूज़फुल बनाया गया है, खासकर हेल्थ और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो स्पोर्ट्स में तो जो भी फिटनेस वगैरह की बातें होंगी वो उसमें होगा। दूसरा जो हेल्थ से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि बहुत हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया जिसमें कि सोते हुए आदमी सांस नहीं लेता है, मतलब सांस लेना भूल जाता, मतलब वो लेता ही नहीं है सांस, और मतलब वो समझ नहीं पाता है और वो सांस नहीं लेता। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो ऑक्सीजन की कमी होती है और जो व्यक्ति होता है उसकी मौत हो जाती है। जो कि एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे बप्पी लाहिरी, उन्हें भी यही बीमारी थी और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाला गया है जिससे कि इस स्लीप एपनिया में जो व्यक्ति सांस लेता रहे और उसको पता चले कि वो सांस ठीक से ले रहा है। तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन उसमें डाला गया। अब बाकी चीज़ें तो जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी आपको। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक वाक युद्ध चल रहा है, तो आज यानी कि 10 सितंबर को उन दोनों के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा। तो ये एक चर्चा का विषय है, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक पिछले दिनों एक सर्वे आया जिसमें जो कमला हैरिस थी वो 1% से डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हो गई थी। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक वार करते जा रहे हैं। लेकिन आज का जो ये डिबेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिबेट को पूरी दुनिया बहुत ही पैनी नज़र से देखती है, और ख़ासकर यूएस की जनता इसे बहुत अच्छी पैनी नज़र से देखती है। और इसके ज़रिए जो ऐसे लोग जो कि अभी तक डिसाइड नहीं कर जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि उनको किसको वोट करना है, तो उनके लिए ये यह इवेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपना एक डिसीजन बना सके। तो आज का जो इवेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर। तो ये हो गया। अगला जो न्यूज़ है वो है वियतनाम से। वियतनाम में एक साइक्लोन आया जिसका नाम है यागी। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये पिछले 30 सालों में जितने भी तूफान वियतनाम में आए उनमें से सबसे जो शक्तिशाली तूफान ये है, और यह अब धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। और उड़ीसा में भी एक मतलब साइक्लोन जैसी कुछ स्थिति बनी हुई है। तो उससे ये मिलकर हो सकता है कि एक और भी बड़ा रूप ले ले, और आगे आने वाले कुछ दिनों में बारिश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यूएस ओपन की चर्चा करते हैं। अभी जो ग्रैंड स्लैम में यूएस ओपन जो होता है वो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन में मेंस और वुमेंस का रिजल्ट आ चुका है, और फीमेल में जो जीती है उनका नाम है एरिना सेवालेनिका।
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो नाम मैं लिख दे रही हूँ। और ये बेलारूस की हैं और इन्होंने जो जिसको हराया है वो यूएस की ही टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम था जेसिका पेगुला। तो इसको हराकर इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। और ये इन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था और यह इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। तो फीमेल में ये था। मेल कैटेगरी में जीतने वाले प्लेयर का नाम है जैनिक सिनर और ये इटली के रहने वाले हैं और ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। और इनके बारे में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पिछले दिनों ये डोप टेस्ट में ये फेल हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे। और इसमें जो यूएस ओपन के जो फाइनल में जो दूसरे प्लेयर थे जिनको हराकर सिनर चैम्पियन बने, उनका नाम है टेलर फ्रिज। अब टेलर फ्रिज अमेरिका के प्लेयर हैं। तो हम दो कॉमन चीज़ें देखते हैं इसमें कि जो दो चैम्पियन बने मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में, दोनों ही यूएस ओपन के अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और जिनको हराया है वो दोनों ही यूएस के प्लेयर हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स मैं बता दूँ कि इसके जो कार्लोस अल्कराज हैं उन्होंने भी, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम होता है तो 2 ग्रैंड स्लैम कार्लोस अल्कराज ने जीता था, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। और कार्लोस ने नोवाक जोकोविच को हराया था। और कार्लोस जो हैं वो स्पेन के रहने वाले हैं। और तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, तो ये मैंने बता दिया। फिर इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो बांग्लादेश की एक्सपीएम शेख हसीना को लेकर है। जब बांग्लादेश में जो आंदोलन था वो बहुत बहुत तीव्र हो गया था और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि शेख हसीना को रिजाइन करके वहाँ से भागना पड़ा था, तो वो इंडिया आई थी। तो जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है जिसके हेड मोहम्मद यूनुस हैं, सरकार ने शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोसेस है उसकी शुरुआत की है और वो चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे, क्योंकि जो वहाँ पे एक जेनोसाइड की एक केस चल रहा है उसमें उनका मानना है कि शेख हसीना उसमें कल्प्रिट हैं और उनके खिलाफ मुकदमा वहाँ चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ब्रिटेन के राजघराने से लेकर, क्योंकि ये साल जो था ब्रिटिश राज परिवार के लिए काफ़ी थोड़ा सा टफ रहा, क्योंकि वहाँ जो किंग चार्ल्स हैं उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद जो प्रिंसेस जो हैं वहाँ की केट मिडल्टन, उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो अभी एक न्यूज़ आया है कि जो भी कीमोथेरेपी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब केट मिडल्टन इस बीमारी से काफ़ी हद तक उबर चुकी हैं और उनका जो इलाज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो अपने पब्लिक लाइफ में वापस आएंगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया, चाइना और रसिया को लेकर, और ये स्पेस से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसमें यह है कि रसिया जो है वो चाइना और इंडिया की मदद से मून के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। तो बड़ी बातें, अब हम नीचे नहीं, अब हम चांद के ऊपर न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। और क्योंकि इंडिया पिछले करीब 10-12 सालों में इंडिया ने स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। और इंडिया की जो टेक्निक होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। बड़े ही जितने में यूएस में एक फिल्म बनता है उतने में हम मंगल मिशन पूरा कर लेते हैं। तो इस वजह से इंडिया के साइंटिस्ट की काफ़ी पूछ है और जो इसरो है उसको काफ़ी काम मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की चर्चा कर लेते हैं। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया के जो हेड बनाए गए हैं वो रणधीर सिंह एक इंडियन एथलीट है, शूटर रहा करते थे, जिन्होंने लगभग 5 बार ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था। और ये इनकी जो पूरी फैमिली है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। इनके चाचा क्रिकेटर हुआ करते थे, इनके पिताजी भी क्रिकेटर हुआ करते थे। तो इन्हें ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का चेयरमैन बनाया गया है। और इससे पहले वो 2001 से ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हुआ करते थे। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं लेकिन पहले हम हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटोरियल की चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार आज का हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में जो
हिंदुस्तान टाइम्स में जो एडिटोरियल दिया गया है वो मणिपुर वायलेंस के ऊपर है। मणिपुर नीड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, क्योंकि पिछले हफ्ते से हमने देखा है कि मणिपुर में जो वायलेंस की स्थिति है वो दोबारा से पनप गई है। और एक प्रोटेस्ट भी कल एक प्रोटेस्ट वहाँ पे आयोजित किया गया, फिर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल है। दूसरा एडिटोरियल है विस्ताराज प्रॉमिसिंग रन ग्राउंडेड एट टेक ऑफ। तो क्योंकि विस्तारा एयर इंडिया, जब टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया तो अब वो दो अलग अलग एयरलाइंस नहीं चलाना चाहते हैं, बल्कि विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो जाएगा, वो इसी महीने होगा। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था पिछले दिनों, जिसके ऊपर एक आर्टिकल इसमें एडिटोरियल दिया गया है, नीड टू थ्रेट सुसाइड, क्योंकि आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है, नीड टू थ्रेट सुसाइड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है तो ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन ई पेपर आता है, आप वहाँ पे जाके ये ज़रूर पढ़िए, ज़रूर, मतलब बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल, ये तीनों ही एडिटोरियल काफ़ी बेहतरीन है। तो उसके बाद एक यूएई और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं उसके ऊपर भी एक एडिटोरियल है इसमें एचटी में ही। उसके बाद हम हिंदुस्तान टाइम्स की चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में क्या क्या एडिटोरियल है। तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटोरियल है उसमें आज एक तो हरियाणा के चुनाव के ऊपर है कि किस तरीके से, मतलब उसका क्या पूरा किस तरीके से केमिस्ट्री बन रही है, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन आगे कौन पीछे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया गया है। व्हाट्स ऑन हरियाणाज माइंड, ये है इसका टाइटल, और इसको लिखा है लिपिका कामरा ने। और दूसरा है चेतन भगत का एडिटोरियल है, यह है वाई रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड कैंपेन आर गुड फॉर इंडिया। तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको रिव्यू किया है कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजन और कास्ट का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से बीजेपी रिलीजन को इस्तेमाल करती है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहती है। और शुरू से कांग्रेस जो है दलित और मुस्लिम, उनका हमेशा से वोट बैंक रहा है, लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी आई या बिहार में आरजेडी आई या फिर इस तरह की जो रीजनल पार्टियां आई, तो जो कांग्रेस का जो ये वोट बैंक था वो इनसे, फिर बहुजन समाज पार्टी आई तो कांग्रेस का वोट बैंक छिटकता चला गया और वो कहीं उनकी जो पॉलिटिकल एक इम्पोर्टेंस है वो घटता चला गया। तो अब उन्होंने एक नया जो कास्ट सेंसस के नाम पे उन्होंने एक नया तुरुप का इक्का छोड़ा है। तो वो बीजेपी के इस पॉलिटिक्स को मतलब डिवाइड करना चाह रहे हैं। जो बीजेपी क्या कहते हैं, धर्म के नाम पे सारे हिंदुओं को एक कर दो, और कांग्रेस उसके बदले में करते कि सारे कैसे आप हिंदुओं को डिवाइड कर दो, तो कास्ट के नाम पे। तो इसी पे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लिखा है। फिर फोन्स एंड फुटवेयर, आईफोन पे एक आर्टिकल है। फिर इसमें भी एक मणिपुर के ऊपर गन्स नॉट इम्फेलिबल, इसमें भी एक अच्छा सा आर्टिकल है। उसके बाद स्पीकिंग ट्री, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आज का जो स्पीकिंग ट्री है टाइम्स ऑफ इंडिया में वो है एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विल रिमेन अननोन टू एआई। इसमें मेनली इसमें बताया गया है कि कैसे जो ह्यूमंस जो सिविलाइजेशन है उसमें कैसे अलग अलग टाइम पे एक ऐसा इन्वेंशन हुआ है जो कि पूरी की पूरी जो पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके नई तरफ लोगों को लेके गई। जैसे हम जो फायर का इन्वेंशन देखते हैं, फिर कैसे व्हील का इन्वेंशन होता है, फिर एग्रीकल्चर का होता है, फिर हम आगे चलते हैं तो फिर ऑटोमोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ। तो इस तरह के एक इन्वेंशन जो है वो किस तरीके से पूरी के पूरी सिस्टम को चेंज करके रख देता है। तो वही उसी तरह का एक इन्वेंशन अभी चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभी कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में किया जाएगा, लेकिन इसका क्या मतलब हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हम मेडिकल में ये होगा, एजुकेशन में इस्तेमाल होगा, वेदर में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसके जरिए कैसे लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। लेकिन इसका क्या असर होगा, इसका इस परिवर्तन के दौर में कैसे हमें अपने आप को एक स्पिरिचुअलिज्म को की तरफ लेके जाना चाहिए और इस परिवर्तन को एक मीनिंगफुल बनाना। तो कुछ इसी तरीके से पूरा आर्टिकल है, तो काफ़ी अच्छा ये स्पीकिंग। और अंत में आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। ये भी आज के न्यूज़पेपर की ही कहानी है कि एक अमेरिका का एक लड़का है, 19 साल का लड़का, एक टीनेजर है, और उसने अपने एक सोलो फ्लाइट से, मतलब अकेले ही एक फ़्लाइट से पूरी दुनिया की सैर कर रहा है। तो ये
इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब वो 13 साल का था और इसकी वो कोई स्कूल नहीं गया बल्कि होम स्कूलिंग उसने किया। होम स्कूलिंग के ज़रिए ही वो अपनी पढ़ाई करता था। तो जब वो 13 साल का था तभी से उसकी ये इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया की सैर करेगा और पूरी सोलो ट्रैवलर के रूप में और फ्लाइट से। तो उसने उसको ईमेल लिखने भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अलग अलग लोगों को ईमेल करता था, जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं उसी तरीके से। तो बोला कि कम से कम 100 जगह से उसको लेटर आया जिसमें रिजेक्शन का लेटर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर वो स्पॉन्सरशिप के लिए वो ईमेल कर रहा था। फिर वो अपने प्रयास में वो लगा रहा और इसी दौरान वो फ्लाइंग भी सीखा और उसके और बाकी लोगों को अपने आइडियाज़ भी भेजता रहा और फिर आखिर में उसको कुछ स्पॉन्सर्स मिलते हैं और फिर मई 2024 में वो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करता है। अब इस यात्रा के ज़रिए वो एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, कैसे जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। तो जब उससे पूछा गया कि मतलब फ्लाई करके आप विश्व भ्रमण करके आप कैसे फंड इकट्ठा करते हैं, तो बोलता है कि जैसे उनका जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है या उनका वेबसाइट है, तो जब वो अलग अलग जगहों पे जाता है तो न्यूज़ बनती है तो लोगों को लोग बड़े आकर्षित होती हैं, अरे क्या है, मतलब एक 19 साल का लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है, पूरी दुनिया घूमने वाला है अकेले, वो भी मतलब फ्लाई करके। तो बोलता है तो फिर बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ, फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाते हैं, पैसे देते हैं, मतलब डोनेट करते हैं इस कॉज के लिए, कैंसर के कॉज के लिए। और अभी तक उसने $40,000 वो उसने इकट्ठा कर लिया है। और इसके बाद अभी वो मुंबई आया हुआ है, क्योंकि कराची से वो मुंबई लैंड किया था। फिर मुंबई यहाँ पे वो कोलकाता भी जाएगा और बांग्लादेश भी जाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश में उसको परमिशन नहीं मिला। तो इस तरीके से वो पूरी दुनिया की सैर करेगा और इस सैर के दौरान वो लगभग 50,000 माइल्स की यात्रा करेगा और इस 50,000 माइल्स की यात्रा के दौरान वो 75 टाइम्स टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। तो ये एक, और इस बच्चे का नाम है, जो 19 साल का ये लड़का है, उसका नाम है इथान गुओ और ये अमेरिका का रहने वाला एक 19 साल का लड़का है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी था, तो मैंने सोचा इसी से अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आज की पीढ़ी को इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला है कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह को पूरी तरीके से चरितार्थ करने वाला यह कहानी है। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।